myself Dr. Rajamurthy Tiwari, विभागाध्यक्ष कॉमर्स डिपार्टमेंट श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज ऑनलाइन क्लास की शुरुआत में बीकॉम पार्ट 2 के छात्राओं के लिए सारे प्रश्न पत्रों की जानकारी आपको दी जा चुकी है। 5वां प्रश्न पत्र है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 5वां प्रश्न पत्र है। कुल 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। 5वां पेपर आपका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी। ये आपके 5वें पेपर का नाम है व्यावसायिक सांख्यिकी, अंग्रेजी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आपके सिलेबस में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन, नेचर, लिमिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये पहली यूनिट में आपको पढ़ना है। सबसे पहले मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या है, ये लिया कहाँ से गया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्टैटिस्टिक्स यह लैटिन भाषा के स्टैटस शब्द से लिया गया है। इटालियन भाषा का शब्द है स्टैटिस्टा। इटालियन भाषा का ये लैटिन वर्ड है स्टैटस। इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा। जर्मन शब्द है स्टैटिस्टिक। फ्रेंच भाषा का शब्द है स्टैटिस्टिक। सबकी स्पेलिंग में अंतर है। स्टैटिस्टिक्स ये शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टैटस, जर्मन शब्द है स्टैटिस्टिक, इटालियन शब्द है स्टैटिस्टा, फ्रेंच भाषा का शब्द है स्टैटिस्टिक। इसकी स्पेलिंग के लास्ट में है TIQE, इसकी स्पेलिंग के लास्ट में है K, इसमें है स्टैटिस्टा, लास्ट में है STA। मूल शब्द इसका स्टैटिस्टिक्स। लैटिन वर्ड है स्टैटस, ये लैटिन वर्ड है। ये आपका इटालियन वर्ड है, इटालियन इटली भाषा का, इटालियन भाषा का। यह आपका फ्रेंच भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। ये आपका जर्मन भाषा का है। जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड आकेनवाल, गॉटफ्राइड आकेनवाल जर्मन के विद्वान हैं, सांख्यिकी के गॉटफ्राइड आकेनवाल। इनको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। गॉटफ्राइड आकेनवाल को
फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनको हम सांख्यिकी का जनक कहते हैं, सांख्यिकी का पिता कहते हैं। क्यों? और भी तमाम सांख्यिकी के विद्वान हैं, उनको नहीं कहते हैं। क्यों हम गॉडफ्रायड आकेनवाल को ही सांख्यिकी का पिता कहते हैं? चूंकि सन 1749 ईस्वी में मानव ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में सर्वप्रथम गॉडफ्रायड आकेनवाल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। क्योंकि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन विद्वान गॉडफ्रायड आकेनवाल ने ही किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपके सिलेबस में है सांख्यिकी का अर्थ क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, सांख्यिकी का मतलब संख्या से संबंधित, संख्या से संबंधित शास्त्र। सांख्यिकी का मतलब संख्या से संबंधित शास्त्र, संख्या से संबंधित। संख्याओं का ज्ञान तो आपको प्राइमरी से होता चला आया है, गिनती भाड़ा गिनते चले आए हैं। वास्तव में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ऐसा नहीं कि सांख्यिकी का प्रयोग आज हो रहा है। इतिहास साक्षी है कि बहुत पहले इसका प्रयोग राज्य विज्ञान के रूप में हुआ। राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते थे। सांख्यिकी का अर्थ जानने के लिए विद्वानों ने बताया है कि इसका प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं, एक तो बहुवचन के अर्थ में और एक वचन के अर्थ में। व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से वचन आपने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिस शब्द से एक का बोध हो एक वचन, दो का बोध हो द्विवचन, दो से अधिक का बोध हो बहुवचन। जब राज्य विज्ञान के रूप में पहले की सरकार, चाहे उनको राजा मान लें चाहे सरकार मान लें, वो अपनी राज्य व्यवस्था से संबंधित राज्य व्यवस्था के शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करते थे, समान समंकों को इकट्ठा करते थे अपनी जानकारी के लिए। उसी के हिसाब से व्यवस्था बनाते थे, योजना बनाते थे, क्योंकि कोई भी योजना बिना समंकों के बन नहीं सकती। आज भी यदि हम सांख्यिकी के अर्थ को देखें तो तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। एक तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को हम समंक कहते हैं, समंक। एक वचन के रूप में सांख्यिकी विधियां, यानी सांख्यिकी को हम एक विज्ञान मानते हैं, सांख्यिकीय विधियां। तीसरे अर्थ में इसको हम प्रतिदर्शज कहते हैं, प्रतिदर्शज, जो सांख्यिकी के माप से रिलेटेड है। एक एक का अर्थ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समंक का मतलब जानिए, इसके बाद सांख्यिकी विधियां आपको बताएंगे, इसके बाद हम आपको प्रतिदर्शज बताएंगे। सबसे पहले समंक का मतलब क्या होता है? वास्तव में जब हम किसी से पूछते हैं, किसी विद्यार्थी से, कि आप बीकॉम पार्ट 1 में कितना नंबर पाए हैं, तो अपने नंबर को आप
किस में बताते हैं? संख्या में बताते हैं। लेकिन उसको हम समांक नहीं कहेंगे। जब हम अपने क्लास के संपूर्ण विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एकत्र करेंगे, 4 विद्यार्थी के, 5 विद्यार्थी के, 10 विद्यार्थी के, 20 विद्यार्थी के, यानी कई विद्यार्थियों के बीकॉम पार्ट 1 के प्राप्तांकों को जब हम पूछेंगे और एक साथ हमको मिल जाएंगे, तब वही संख्याएं समांक कही जाएंगी। यानी कोई संख्या अकेली है, जैसे किसी एक विद्यार्थी ने बताया कि हमको बिजनेस एनवायरनमेंट में 100 नंबर में 70 नंबर मिला है, इसको हम समांक नहीं कहेंगे। लेकिन जब 10 विद्यार्थियों के अंकों को एकत्र कर लिया गया, मान लीजिए 10 विद्यार्थियों का हमने प्राप्तांक पूछा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 विद्यार्थियों ने अपने प्राप्तांकों को बताया, तो हमारी यह अंकों की एक माला बन गई। इसको हम समांक माला कहते हैं। यह 10 विद्यार्थियों के बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रश्न पत्र में प्राप्त किए गए अंकों का एक समूह हो गया, डाटा हो गया, हमारे पास इकट्ठा हो गया। 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक हम पा गए। अब हम इन 10 विद्यार्थियों में आपस में तुलना कर सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस विद्यार्थी से कितना अंक ज़्यादा पाया है, कितना अंक कम पाया है। अंक अकेला है तो उसको हम समांक नहीं कहेंगे, और वह अंक अपनी सजातीयता के साथ, सजातीयता का मतलब जैसे किसी विद्यार्थी से पूछा गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का प्राप्तांक बताइए, उसने बताया कि 70 नंबर। अपनी उम्र बताइए, उसने बताया 21 वर्ष। अपना वजन बताइए, उतना उसने बताया 65 केजी। ये उसका प्राप्तांक है, ये उसकी एज है, ये उसका वजन है, ये भी संख्या समूह में है। लेकिन इसको हम समांक नहीं कहेंगे। इसको समांक क्यों नहीं कहेंगे? इसमें सजातीयता का गुण नहीं है, ये सजातीय नहीं है। सजातीय का मतलब इनकी जात एक नहीं है। ये क्या है? प्राप्तांक हैं। ये क्या है? विद्यार्थी की उम्र है। ये क्या है? ये विद्यार्थी का वजन है। वजन का कंसेप्ट अलग है, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है। इसको हम समांक नहीं कहेंगे। लेकिन ये 10 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है, मान लीजिए 70, 65, 75, 45, 55, 62, 61, 80, इस तरह से 10 विद्यार्थियों का ये सजातीय है, ये तुलनीय भी है। एक दूसरे से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब इसको हम समांक कहेंगे। जैसे अंक अकेला है, अगर अंक अकेला है तो वह केवल अंक है। अंकों की एक माला मान लीजिए हमने बना दिया, यह अंक माला है, इसको हम समांक माला कहेंगे। और इसमें अगर सजातीयता का गुण है, ये सजातीय है, तुलनीय है, एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, इसको हम समांक कहेंगे। जैसे गेंदा का एक फूल, गेंदा का एक फूल अगर अकेला है तो उसको हम कहेंगे फूल, अलग अलग रखा है तब भी हम कहेंगे फूल। लेकिन अगर उन फूलों को एक धागे में हमने पिरो दिया तो उसको हम कहेंगे ये गेंद के फूल की माला है। रुद्राक्ष की एक हम अलग से कहेंगे रुद्राक्ष, और उसी रुद्राक्ष को हमने अपने गले में पहनने के लिए एक धागे में पिरो करके हमने बना दिया,
तो उसको हम कहेंगे रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला हो गई। अब उसको हम रुद्राक्ष नहीं कहेंगे, रुद्राक्ष की माला कहेंगे। गेंदे के फूल को हम गेंदा नहीं कहेंगे, कहेंगे ये माला है, ये समंक माला है। बहुवचन में सांकी का अर्थ लिया जाता है समंकों से। बहुवचन में सांकी का अर्थ जो है वो समंक से है। बहुवचन में सांकी का अर्थ समंक से है। आकेनवाल ने, चूंकि ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, आकेनवाल फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, इन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा दी है समंक की। राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित, हमने पहले बता दिया कि सांख्यिकी का प्रयोग सबसे पहले राज्य विज्ञान के रूप में हुआ। तो राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के, राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक, दोनों प्रकार के ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और विवरणात्मक, ऐतिहासिक और विवरणात्मक तथ्यों के संग्रह को समंक कहते हैं। आकेनवाल के शब्दों में हमने इसलिए बताया कि आकेनवाल फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं, सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं। किसी बच्चे का पिता अपने बच्चे के बारे में जितना अच्छे ढंग से समझा देगा उतना दूसरा कोई नहीं समझा पाएगा। गॉडफ्राइड आकेनवाल चूंकि सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं, इसलिए इनकी परिभाषा भी सांख्यिकी के अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। गॉडफ्राइड आकेनवाल ने कहा कि समंक क्या है। एक लाइन में इन्होंने बता दिया कि राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक और विवरणात्मक तथ्यों के, विवरणात्मक तथ्यों के संग्रह को, तथ्यों के संग्रह को, राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के, नंबर एक ऐतिहासिक और नंबर दो विवरणात्मक। ऐतिहासिक का मतलब भूतकाल की, पहले की सारी घटनाओं का आंकड़ा। विवरणात्मक, उन आंकड़ों का एक विवरण तैयार किया जाए। आकेनवाल ने कहा कि राज्य से संबंधित आंकड़ा किससे हो? राज्य से संबंधित, व्यक्तिगत नहीं, राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक और विवरणात्मक तथ्यों के संग्रह को, तथ्यों के संग्रह को समंक कहते हैं। तथ्यों के संग्रह को समंक कहते हैं। ये तो समंक का अर्थ हो गया। समंक की विशेषता है कि यह तथ्यों का समूह है। किसी एक तथ्य को हम समंक नहीं कहेंगे। जैसा अभी हमने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कितना नंबर पाए, किसी ने बताया कि 70 नंबर पाए, तो इसको हम समंक नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक तथ्य है, यह एक विद्यार्थी का एक तथ्य है। लेकिन अगर 10 विद्यार्थियों के इन तथ्यों का हमने संग्रह कर लिया, एकत्र कर लिया, 10 विद्यार्थियों के बिजनेस एनवायरनमेंट के प्राप्तांकों को एकत्र कर लिया, संग्रहित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, यह हमारा हो गया समंक। क्योंकि समंक की विशेषता है कि यह तथ्यों का एक समूह है। दूसरी विशेषता यह जो है संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। और एक चीज जान लीजिए, यदि कोई भी ज्ञान संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है तो वास्तव में उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यदि कोई भी ज्ञान
संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है तो वास्तव में उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जैसे आपसे पूछा गया कि आप बीकॉम पार्ट 1 में पास हो गए, आप कहेंगे हाँ। आपसे पूछा गया फर्स्ट पेपर में कितना नंबर पाए हैं, आप कह दिए याद तो नहीं है, तो आपका ज्ञान अधूरा है। आपका पास बताने से कोई मतलब नहीं है। टोटल प्राप्तांक कितना है आपका, कितना परसेंट नंबर है, अगर अपना परसेंटेज आप नहीं बता सकते हैं, यानी आप संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, संख्या में नहीं बता सकते हैं, तो आपका यह ज्ञान वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते। किसी से पूछा गया कौन डिवीजन पास हुए, उसने कहा फर्स्ट डिवीजन। पूछा गया कै परसेंट नंबर पाए हो, उसने कहा 40%। अब सोचिए, ज्ञान तो है लेकिन संख्यात्मक तथ्य को उसको सही जानकारी नहीं, उसको ये पता नहीं फर्स्ट डिवीजन कहाँ शुरू होता है। दूसरी चीज, फर्स्ट डिवीजन तो 60% से शुरू हो जाता है। 70, 75, 80, 90, 95 वाले सब फर्स्ट डिवीजन है। मान लीजिए 50 लड़के फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, आंकड़ा हमारे पास आ गया कि 50 लड़के, 50 छात्र हमारे यहां फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन इसमें हमें संख्यात्मक तथ्य की आवश्यकता है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60 और 70 के बीच में हैं, कितने ऐसे हैं जो 70 और 80 के बीच में हैं, कितने ऐसे हैं जो 80 और 90 के बीच में हैं, कितने ऐसे हैं जो 90 और 100 के बीच में हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन के 5 विद्यार्थियों का कहीं सिलेक्शन होना है और 95 से 100% के बीच में अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 15 है, तो 60% वाला, 62% वाला, 65% वाला तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रहा है। पास तो फर्स्ट डिवीजन है, तो फर्स्ट डिवीजन बता देने से काम चलने वाला नहीं है। आपका परसेंटेज कितना है, यानी यह जानकारी आप संख्यात्मक तथ्यों में दें। जब तक हमारा कोई भी ज्ञान संख्यात्मक तथ्य पर आधारित नहीं होगा उसको हम समंक नहीं कहेंगे, उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे। हमारे पास समंक का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब जानकारी से है। आपको जानकारी है कि नहीं है। तो वास्तव में जो भी ज्ञान है वो संख्यात्मक तथ्य पर आधारित हो। अगर वह संख्यात्मक तथ्य पर आधारित नहीं है तो वास्तव में उसको ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें विधि विधान से किसी भी विषय में, किसी भी विषय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, डाटा हमारे पास उसका होना चाहिए। यदि कोई जानकारी हमारे पास है लेकिन उसका डाटा नहीं है, जैसे आप किसी बिजनेस के मैनेजर हैं, आपसे पूछा गया कि कंपनी की क्या पोजीशन है आपके, आपने बता दिया कि बहुत लाभ में चल रही है। आपसे पूछा गया कि पर साल की तुलना में बताइए इस वर्ष कितना ज़्यादा लाभ हुआ, अब आप कहेंगे ये तो नहीं बता पाएंगे, तो आपका ज्ञान अधूरा है। आपका ज्ञान अधूरा है। इस अधूरे ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यह महत्व है समंक का। तीसरी विशेषता क्या है? समंक जो है, सांख्यी जो है, क्योंकि बहुवचन में सांख्यी को हम समंक कहते हैं, यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, यह संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। अगर आपके पास गुणात्मक तथ्य है तो उसका अध्ययन सांख्यी नहीं करेगी। जैसे आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, किसी ने बताया कि बहुत अच्छे हैं, किसी ने बताया कि अच्छे हैं। आप कितने ईमानदार हैं, आप कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। यह आपका गुणात्मक तथ्य है। आप अपनी ईमानदारी को अब संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप अपनी अच्छाई को संख्या में नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं।
इसका अध्ययन सांख्यिकी नहीं करेगी। ऐसे तथ्य जो हमारे गुण से रिलेटेड हैं, लेकिन उसको हम अंकों में अव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, संख्या में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तथ्य ऐसे हैं गुणात्मक जिसको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे गरीबी, निर्धनता, कौन कितना गरीब है? आप कहेंगे बहुत गरीब है, ये परम दरिद्र है। क्या उसकी दरिद्रता को आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं? किसी की गरीबी को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? किसी की ईमानदारी को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? किसी की सुंदरता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? कदापि। गुणात्मक तथ्यों को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गुणात्मक तथ्यों को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। ऐसे तथ्य जो संख्यात्मक हैं, जो संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं, उसको हम समंक कहेंगे। क्योंकि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। अगले चैप्टर्स में आपको विस्तार से सब बातें बताई जाएंगी। आज तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। कहने का मतलब, जितने भी हमारे पास सांख्यिकी समंक हैं, जो भी समंक है, जो भी डाटा हमारे पास हो, वह संख्यात्मक तथ्य तो है, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक नहीं है। सांख्यिकी समंक वही होंगे जो सजातीय होंगे, समूह में होंगे, सजातीय होंगे, तुलनीय होंगे, यानी उसमें समंक की जो विशेषताएं हैं वह गुण होना चाहिए। अगर समंक की विशेषताएं उसमें नहीं पाई जाती हैं तो उसको हम तथ्य तो कहेंगे, यह एक तथ्य है, लेकिन यह एक समंक नहीं है। फिलहाल आज पहला दिन है। हो सकता है तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़ा घबराते हैं मैथमेटिकल पेपर से। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। बहुत से लोग गणित से दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करें तो पूरा दिन आप गणित ही लगाते हैं। कितना आया, कितना गया, कितनी इनकम हुई, कितना व्यय हुआ, गणना करते हैं। आपसे कोई पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताएंगे। आपकी उम्र क्या है, गणना करेंगे। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, गणना करेंगे। आपके गांव की आबादी कितना है, गणना करेंगे। तो गणना तो सभी लोग करते हैं। इसीलिए डॉक्टर बावले ने कहा, एक वचन में सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए डॉक्टर बावले ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। अब गणना कौन नहीं करता है? गणना कोई आज से हो रही है? अरे हर 10 बार सरकार जनगणना करवाती है। आप भी महीने में अपना पारिवारिक बजट बनाते हैं, गणना करते हैं। डॉक्टर बावले ने दूसरी जगह कहा कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। औसत भी आप निकालते हैं, एवरेज। आपसे पूछा जाए कि आपकी एवरेज इनकम कितनी है, निकालना भले न जानते हो, लेकिन आप एवरेज का कंसेप्ट समझते हैं। एवरेज निकालना आपको बताया जाएगा सांख्यिकी में, बहुत लोग जानते भी होंगे। खैर, समय सीमा बहुत बंधी हुई है। ऑनलाइन क्लास में हम विस्तार से आपको जितना बताना चाह रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। अगले टर्न पर हम आपको इसके आगे बढ़ेंगे। अभी सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं आपको। इसमें 2 पार्ट हैं, एक थ्योरी का पार्ट है, एक न्यूमेरिकल का पार्ट है। दोनों पार्ट हम साथ साथ चलाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि थ्योरी समाप्त हो जाएगी इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। थ्योरी भी बताएंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी चलाएंगे, ताकि आपका दोनों का अभ्यास साथ साथ रेगुलर होता रहे और पूरे सत्र भर होता रहे। नहीं तो पता चला कि लास्ट में न्यूमेरिकल चले तो आप पढ़ने में कमज़ोर हो जाएंगे।
इसलिए हम न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ चलाएंगे। अभी आज हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी हम सांख्यिकी की एक वचन की परिभाषा बताएंगे, आपको प्रदर्शन बताएंगे, यानी सांख्य का अर्थ, परिभाषा, ये सब बताने के बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।